हेलो और नमस्कार साथियों, स्व एग्रीकल्चर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं केवीके यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में। और इसे हम जो है फार्म साइंस सेंटर के नाम से भी जानते हैं। सभी ने जितने भी जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स, एग्रीकल्चर पोस्ट ग्रेजुएट या एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हुए हैं, या इसके अलावा एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी हमारे पास जो है यहाँ पर प्रशिक्षु कहें या स्टूडेंट्स कहें, विद्यार्थी कहें या किसान कहें, ठीक है, सभी जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक तरह से सुना हुआ है। सभी ने इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक तरह से जानते हैं कि केवीके कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, और केवीके जो है किसानों के लिए एक तरह से महत्वपूर्ण योगदान जो है देती है। तो इसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम कंप्लीटली आज बात करेंगे कि ये जो केवीके है, इसकी शुरुआत जो है किस तरह से हुई थी, और केवीके जो है किस किस तरीके से एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के लिए जो है एक तरह से काम कर रहा है, या एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को किसानों तक पहुंचाने का जो काम कर रहा है। वहीं पर देखा जाए तो किसानों के लिए किस तरह से जो है यहाँ पर ये अलग अलग महत्वपूर्ण गतिविधियों में अपना योगदान देता है, इसके बारे में हम ओवरऑल आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। शुरुआत से लेकर के यहाँ पर समझेंगे कि क्यों जो है केवीके बनाने की जरूरत पड़ी, क्यों ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत पड़ी, और साथ ही साथ यहाँ पर इसके ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के बारे में भी जानेंगे। कौन कौन से डिफरेंट पर्सनल्स यहाँ पर रहते हैं, कौन कौन सी गवर्निंग बॉडी रहती है जिसके द्वारा जो है केवीके को चलाया जाता है, या इसकी देख रेख या मॉनिटरिंग की जाती है, इसके फायदे क्या हैं, कौन कौन से रोल जो है इसके रहते हैं, वो ओवरऑल आज की इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो लास्ट तक देखिए, वीडियो में बने रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं केवीके के इंट्रोडक्शन के बारे में। जैसे कि यहाँ पर कहा गया, देखिए कि केवीके या कृषि विज्ञान केंद्र, या जिसे हम जो है फार्म साइंस सेंटर भी कहते हैं, ये क्या है भैया, एक ग्रास रूट लेवल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन इंस्टीट्यूशन है। अब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की जब हम बात करते हैं, एक्सटेंशन यानी कि प्रचार प्रसार या विस्तार जिसे हम कहते हैं, ठीक है, एक्सटेंड करना किसी चीज को। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर की फील्ड में एक्सटेंशन का मतलब क्या रहता है कि कोई भी जब नई कोई तकनीक आए, कोई नई टेक्नोलॉजी आए, या इसके अलावा कोई नया बीज, देखिए मान लीजिए कोई नई वैरायटी जो है मार्केट में आई है, अब उसका जो है किसानों को पता ही नहीं है भाई, या कोई नई डिस्कवरी हुई है, कोई नई खोज हुई है, चाहे वो कोई मशीनरी हो, चाहे वो कोई बीज हो, ठीक है, चाहे वो कोई तकनीक हो, कोई नई तकनीक जो है एग्रीकल्चर से संबंधित इंट्रोड्यूस हुई है, इन्वेंट हुई है, या उसकी खोज हुई है, तो फार्मर तक उसको जो है जल्दी से जल्दी पहुंचाना इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि कई बार टेक्नोलॉजीज आप देखते हैं आजकल काफी ज्यादा अपग्रेड हो जाती है और आउटडेटेड भी जल्दी हो जाती है इस तरह से। तो यहाँ पर ये जरूरी है कि कोई ना कोई ऐसा एक नेटवर्क हो, कोई ना कोई ऐसी एक संस्था हो जो किसानों तक जो है इस जानकारी को पहुंचाए, जो कृषि के क्षेत्र में नए नए जितने भी यहाँ पर हमें एक तरह से या तो बदलाव देखने को मिलते हैं, या कोई इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, या कोई इन्वेंशन और खोज देखने को मिलती है। तो इसी फील्ड में वर्क करता है, एक्सटेंशन की फील्ड में वर्क करता है केवीके इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और देखा जाए तो केवीके इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करने का ये मोटिव था कि जो किसानों के बीच में, और ये जो रिसर्च करने वाले रिसर्चर्स हो गए, इन्वेंटर्स हो गए, या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो गई, आप जानते हैं वहां पर अलग अलग डिस्कवरीज होती रहती, नई नई वेराइटल डेवलपमेंट होती रहती है। और जो है वहां का देखा जाए तो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो है एग्रीकल्चर एजुकेशन का एक काफी बड़ा सिस्टम रहता है। तो इसलिए क्या किया गया यहाँ पर कि ये जो गैप रह जाता है एजुकेशन और फार्मर के बीच में, यानी कि एग्रीकल्चर एजुकेशन फार्मर तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती, तो ये जो गैप है, इस गैप को दूर करने के लिए जो है केवीके जैसा संस्थान जो है यहाँ पर बनाना जरूरी था। तो इसलिए क्या देखा गया, फार्मर और एग्रीकल्चर रिसर्चर्स के बीच में इस गैप को दूर करने के लिए जो है गवर्नमेंट और इसके अलावा अदर जो एग्रीकल्चरल कमेटीज रहती है हमारे पास, वो आगे आई और उन्होंने जो है डिसाइड किया कि कोई ना कोई ऐसी एक बॉडी होनी चाहिए जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का काम करेगी। तो इसी आधार पर फिर इसको एस्टेब्लिश किया गया। मेजर जो फोकस यहाँ पर रहा, मेजर जो ऑब्जेक्टिव रखे गए, वो रखे गए कि टेक्नोलॉजी असेसमेंट, यानी कि सबसे पहले तो खुद टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से जान लेना है कौन सी टेक्नोलॉजी फायदेमंद है, कौन सी टेक्नोलॉजी को हम किस तरह से जो है यूज कर सकते हैं, सबसे पहले तो खुद जानना है ये, फिर जाकर के जो है किसानों तक ये पहुंचाना है। फिर आता है रिफाइनमेंट, यानी कि इंप्रूवमेंट करना, जितनी भी फार्मिंग प्रैक्टिसेस हो गई या नई नई मशीनरी अगर आ रही हैं, पुरानी मशीनरी को क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है, नई मशीनरीज या नई टेक्नोलॉजी को क्या करना है, अडॉप्ट करना है, जो काम को और ज्यादा एफिशिएंट तरीके से करती हैं। तो ये रिफाइनमेंट लाना, इंप्रूवमेंट लाना, ये जो है इसका मेजर फोकस रहता है। एडेप्टेशन, यानी कि फार्मर जो है नई तकनीकों को या नई फसलों की किस्में अगर आ रही हैं उनको जो है क्या करे, एडेप्ट करे, ठीक है, उनको जो है एक तरह से वो अपनाए,
अडॉप्ट करे और वही फिर जो नई वेराइटीज वगैरह या मशीनरी रिलीज हुई है वो अडेप्ट हो पाए वहां पर, ठीक है, उस एनवायरमेंट में। इसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन का देखिए मेजर काम यहाँ पर रहता है, यानी कि केवीके के जो डिफरेंट पर्सन यहाँ पर या जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट रहते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं दिखा करके, यानी कि इसे लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच भी कहा जाता है। जो केवीके क्या अपनाते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि किसानों के खेतों में जाकर के या एक तरह से जो कोई गांव है, गांव में जो है जाएंगे वहां पर किसानों के ग्रुप को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद जो है ये खेतों में जाकर के कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन का काम करेंगे। यानी कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसकी कंप्लीट जानकारी जो है ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कि मान लीजिए कोई ट्रैक्टर आया है, कोई टिलर या कोई ऐसी कोई मशीनरी जो है नई आई हुई है जो ऑपरेट करना किसान अभी तक नहीं जानते, चलाना नहीं जानते, तो उसको जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल तौर पर किसानों को चला करके दिखाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है यहाँ पर फील्ड लेवल अप्रोच जो है यहाँ पर अपनाते हैं डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो देखिए ट्रांसफर टू फार्मर, यानी कि ये सारी की सारी चीजें जो टेक्नोलॉजी असेसमेंट वगैरह होगी, नई टेक्नोलॉजीज हो गई या जितने भी साइंस बेस्ड मॉडल हो गए फार्मिंग के, उनको फार्मर तक पहुंचाना जो है मेजर इनका काम है, सिंपल सी बात होगी, ठीक है। किसका काम रहता है, कृषि विज्ञान केंद्र का। तो ध्यान रखना इसे हम कृषि विज्ञान केंद्र भी कहते हैं, फार्म साइंस सेंटर भी कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं फंक्शंस और एक्टिविटीज के बारे में। देखिए मेजरली समझ लेते हैं यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट की मदद से कि क्या फंक्शन होते हैं और कौन कौन से क्रियाकलाप जो है यहाँ पर केवीके के द्वारा किए जाते हैं। तो जैसे सबसे पहले दिया गया देखिए यहाँ पर ऑन फार्म टेस्टिंग। ऑन फार्म टेस्टिंग का मतलब क्या है, लोकेशन स्पेसिफिक सूटेबिलिटी देखते हैं ये चीजों की, चाहे बात हम करें किसी भी पर्टिकुलर वेराइटी की या बात की जाए किसी पर्टिकुलर मशीनरी की या बात की जाए किसी भी पर्टिकुलर प्रैक्टिस की जो नई जो है एक तरह से डिस्कवर की गई है। यानी हर एक जो डिस्कवरी है वो हर एक एरिया के लिए भी एप्लीकेबल नहीं हो सकती। जैसे कोई वैरायटी बनाई, ठीक है, वो जो है ड्राउट टॉलरेंट वैरायटी है मान लीजिए, अब उस ड्राउट टॉलरेंट वैरायटी को मेजरली किस एरिया में लगाया जाना चाहिए, भी जहां पर जो है पानी की कमी हो, जहां पर वाटर स्कार्सिटी हो। तो उसी तरह के काम इनके रहते कि जो टेक्नोलॉजी जिस जगह के लिए सूटेबल है उसकी डेमोन्स्ट्रेशन उस एरिया में प्रोवाइड कराना, उस टेक्नोलॉजी को उस एरिया तक पहुंचाना, ठीक है। एक तो ये काम हो गया। दूसरा होता है देखिए फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन प्रोवाइड करना, यानी कि ये जो है फील्ड में दिखा करके जो है कंप्लीट जो है अगर मशीनरी कोई आई है तो उसको ऑपरेट करके जो है फार्मर को ये सिखाएंगे, ठीक है। ये इनका मेजर जो है काम रहता है, यानी कि फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन का इनका काम रहता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर हम बात करें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड ये करते हैं किसानों को लिए, जो है स्पेशल ट्रेनिंग यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। वो इनके जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स रहती हैं वहां पर भी कराई जा सकती हैं, फील्ड में कराई जा सकती हैं या किसी लोकेशन स्पेसिफिक पे जो है कराई जा सकती है, ठीक है। जहां पर किसानों को कंप्लीट जो है क्या की जाती है, जानकारी प्रोवाइड की जाती है जो भी नई चीजें कोई आई रहती है, ठीक है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी अगर इन्वेंट हुई है तो यहाँ पर जो अप्रोच रहती है लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच जो है यहाँ पर चलती है, क्योंकि किसान जो अपना पाते हैं जानकारी को जल्दी से जल्दी जो अडॉप्ट कर पाते हैं वो लर्निंग बाय डूइंग। यानी कि अगर किसानों को आप थ्योरेटिकली समझाएंगे तब उतना ज्यादा वो अडॉप्ट नहीं करेंगे, तब उतना ज्यादा वो समझेंगे नहीं। बट अगर आप उनको प्रैक्टिकल करके जो है वहां पर फील्ड में दिखाएंगे कि ये मशीनरी यहाँ से ऑन होती है, यहाँ से ऑफ होती है, ऐसे इसे चलाया जाता है, तो वो वहां पर अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर बात करें डेमोन्स्ट्रेशन एंड फार्म एडवाइजरी सर्विसेज, यानी कि नई नई कोई टेक्नोलॉजीज आई, जैसे कोई मोबाइल एप्लीकेशंस हुई, ठीक है, उनको चलाना सिखाएंगे। अगर फार्मिंग संबंधित कोई मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, जैसे मान लीजिए एपीएमसी के पोर्टल को ही चलाना सिखा दिया, तो ऐसे छोटे छोटे जो भी टेक्नोलॉजी एडॉप्शन है वो इनके द्वारा कराए जाते हैं ताकि फार्मर जो है अच्छे तरीके से डिजिटल वाले एग्रीकल्चर सिस्टम को भी अच्छे से समझे और साथ ही साथ फील्ड लेवल की एक्टिविटीज को भी जो है इंप्रूव तरीके से करे। इसके बाद आता है देखिए इनपुट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी इनका रहता है कि नहीं अगर कोई वैरायटी आई हुई है, ठीक है, किसी वैरायटी के बीज आए हुए हैं या कोई प्लांटिंग मटेरियल आया है नया जो इन्वेंटरी, ठीक है, गवर्नमेंट की ओर से या किसी स्कीम के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो केवीके की ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो उसको किसानों तक पहुंचाए और सिर्फ ना पहुंचाएं उसके बारे में जानकारी भी जो है पूरी से पूरी जानकारी किसानों को दी जाए, प्रैक्टिकल तौर पर उनको सिखाया जाए उसके बारे में, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर बात करें हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का इनका काम रहता है। अब जरूरी नहीं सिर्फ किसानों को सिखाने के लिए जो है ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन आपका फार्मर्स के लिए भी काम करती है, फार्मर्स को ट्रेनिंग करने का भी काम करती है, ट्रेन करने का काम करती है। इसके अलावा देखा जाए देखिए फार्मर के अलावा जो एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स वगैरह हो गए, ठीक है, उनके लिए भी जो है ये एक तरह से हेल्पफुल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा अगर हम बात करें एनजीओज हो गए भाई, ठीक है, एनजीओज हो गए, एनजीओ जो इन्वॉल्व है इस तरह की एक्टिविटीज में उनके लिए, या जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, ठीक है, वो यहाँ पर इन्वॉल्व रहते हैं, उनके लिए जो है ये काम करते हैं। अगर या एफपीओज हो गए देखिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हो गई,
तो इन सभी जितने भी क्लस्टर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं फार्मर के, या फार्मर बेस्ड जो यहाँ पर हमें, या प्रोडक्शन बेस्ड जो भी पर्संस हमें देखने को मिलते हैं जो ग्राउंड लेवल पे क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनके लिए जो है ये क्या करते हैं, एक तरह से एक्सटेंशन का काम करते हैं। ठीक है, उन तक जानकारी हम पहुंचाने का ये काम करते हैं, सिर्फ फार्मर ही नहीं। और इसके अलावा रूरल यूथ तक जब जानकारी पहुंचेगी, देखिए इन नई नई टेक्नोलॉजीज की, तो वो भी फार्मिंग में आएंगे और नई टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके वो फार्मिंग वहां पर करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक तरह से जो एग्री बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप है उसको जो है बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा देखा जाए यहाँ पर देखिए डेटाबेस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट का भी इनका काम रहता है। ऐसा नहीं कि ये सीधे कोई भी टेक्नोलॉजी आई किसी भी एरिया में चले गए उस टेक्नोलॉजी के बारे में बताने के लिए, ये असेसमेंट करेंगे। सबसे पहले जो है ये जो थ्रस्ट एरिया ये ढूंढेंगे वहां पर कि हमें जरूरत क्या है इस एरिया में, किस चीज के बारे में बताने की वहां पर जरूरत है। क्या वहां का क्रॉपिंग जो पैटर्न या क्रॉपिंग सिस्टम वो अच्छा नहीं है, क्या वहां पर वैरायटीज अच्छी नहीं है, क्या उस एरिया में मशीनरी अच्छी नहीं है, ये सारी चीजों की जानकारी वो पहले ले लेंगे। उसके बाद उस आधार पे वो कंप्लीट प्लानिंग करेंगे कि इस एरिया में इस चीज के बारे में जानकारी प्रोवाइड की जानी चाहिए। ठीक है, तो इस बेसिस पर जो है ये काम करते हैं और कंप्लीट डेटा भी इनके पास रहता है कि कौन कौन सी वैरायटीज किन किन एरिया में क्या क्या उगाया जा रहा है, कितना उत्पादन उसका हुआ, क्या नुकसान हुआ फार्मर को या उससे फायदा हुआ, वो सारी चीजें जो है ये रिकॉर्ड मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या है भाई इस तरह की एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का। यानी कि फार्मर तक ये जानकारियां पहुंचाई जा रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप तक पहुंचाई जा रही है, एफपीओज तक पहुंचाई जा रही है, या जो यूथ है भाई, रूरल यूथ है, उन तक पहुंचाई जा रही है। तो इसका फायदा क्या है, तो देखिए जो एक्सटेंशन का फायदा ये रहता है कि नई टेक्नोलॉजी जितनी भी आई हुई है या जो अपग्रेडेशन हुई है टेक्नोलॉजी में, तकनीकियों में, उनका जो है क्लियर कट पता जो है चल जाए। ठीक है, क्लियर कट जानकारी जो है हर एक किसान को या अदर जो भी हमारे पास यहाँ पर बॉडीज रहती है उनको हो सके, क्योंकि डायरेक्टली ग्राउंड लेवल पे एग्रीकल्चर का काम जो है यही ऑर्गेनाइजेशन, यही जो हमारे पास ग्रुप्स रहते हैं यही कर रहे हैं भाई। तो इसलिए इनके पास जो है ज्यादा से ज्यादा जानकारी जो है यहाँ पर होनी चाहिए, इसलिए जो है एक्सटेंशन करना जरूरी है ऐसी चीजों के बारे में। तो देखिए केवीके जो है एक तरह से बैकबोन की तरह काम करता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए। ठीक है, एक तरह से बैकबोन की तरह ये एग्रीकल्चरल सेक्टर में एक्सटेंशन के लिए जो है वर्क करता है। जैसे कि क्या क्या ये करेगा भाई, यहां पर देखा जाए तो ट्रांसलेटिंग रिसर्च इनटू फार्मर फ्रेंडली मेथड्स। अब देखिए जो डिस्कवरीज होती हैं वो साइंटिफिक तरीके से की जाती हैं, साइंटिस्ट द्वारा की जाती हैं। अब साइंटिस्ट का जो समझने का तरीका है या उस टेक्नोलॉजी को अपने आप एडॉप्ट करने का तरीका है वो फार्मर से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो लिटरेसी लेवल में भी यहाँ पर काफी ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस आधार पे देखा जाए तो जो फार्मर्स हैं वो नॉर्मल तरीके से चीजों को अच्छे तरह से यहाँ पर समझ पाते हैं, आसान तरीके से चीजों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। यानी कि अगर आप उनको साइंटिफिक तरीके से ही पूरा पूरी चीज की जानकारी देना चाहें तो वो उतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, या वो उसको अपनाने में जो है वहां पर एक तरह से लैग हो जाएगा भाई, वो जल्दी अपनाएंगे नहीं, वो उनके मन में डाउट रहेगा कि पता नहीं क्या समझा करके हमें चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इस गैप को दूर किया जाता है। ये केवीके का ही काम रहता है कि केवीके क्या करे, कोई नई टेक्नोलॉजी आए तो बिल्कुल जो है फार्मर फ्रेंडली वे में जो है उसे तैयार करे। ऐसा नहीं कि जो भी जैसी टेक्नोलॉजी आई है उसको बिल्कुल वैसे ही किसानों पर थोप दिया जाए। ठीक है, ये क्या करेगा, बिल्कुल फार्मर फ्रेंडली मेथड के थ्रू उसको किसानों को समझाने की कोशिश करेंगे और उसको अडॉप्ट करवाएंगे भाई। ठीक है, ताकि किसान इजीली उसको समझ सके और उसको जो है एक तरह से अडॉप्ट कर सके। फिर देखिए टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में जो टाइम लगता है वो ना लगे, इसलिए जो है ये काम करता है। यानी कि अगर देखिए फार्मर अपने आप कहीं से किसी टेक्नोलॉजी के बारे में देख रहा है तो उसको उतनी ज्यादा जानकारी वो नहीं ले पाएगा जितना अगर वो किसी केवीके पर्सन से ले पाएगा या किसी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम के थ्रू ले पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या देखा गया कि अगर अपने आप ही, एक तो पहली बात है कि किसानों तक जानकारी काफी देर से पहुंचेगी, तब तक क्या पता टेक्नोलॉजी ही आउटडेटेड हो जाए। ठीक है, तो इसलिए जैसे ही नई कोई इन्वेंशन हुई वैसे ही उसकी जानकारी जो है फार्मर तक पहुंच जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि टाइम वेस्ट यहाँ पर नहीं होता, टेक्नोलॉजी जैसे नई आती है वैसे ही फार्मर तक पहुंच जाती है। इसके बाद देखिए सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर को ये प्रमोट करते हैं, नई नई वेराइटीज, ऐसी वेराइटीज डेवलप करके जो एक तरह से ड्राउट टॉलरेंट, ड्राउट रेजिस्टेंट या इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट या टॉलरेंट वेराइटीज रहती हैं, उनका इस्तेमाल करके, ताकि हर एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन में एग्रीकल्चर को डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन के साथ जो है क्या किया जा सके, इंप्लीमेंट किया जा सके। तो ये इनका काम रहता है। इसके बाद देखिए बूस्टिंग रूरल लाइवलीहुड एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि ओवरऑल ये सारी की सारी चीजें जो किसानों तक पहुंचाई जा रही हैं, इसका फायदा रहेगा कि किसानों की जो लाइवलीहुड है, ठीक है, उनका जो एक तरह से जीवन यापन है वो भी यहाँ पर क्या होता है, काफी ज्यादा सुधार उसमें होता है, और एक तरह से सस्टेनेबिलिटी भी बनी रहती है, उनका इनकम का सोर्स भी यहाँ पर अच्छा खासा बना रहता है।
ठीक है, और साथ साथ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी जो है यहाँ पर बनी रहती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो केवीके है भाई, इन्हें क्या कहा जा सकता है, कैटलिस्ट फॉर साइंटिफिक फार्मिंग एट ग्रास रूट लेवल, यानी कि साइंटिफिक तरीकों को फार्मर तक पहुंचाने वाली जो है एकमात्र ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास ये देखने को मिलती है जो बिल्कुल किसानों के पास इजी वे में जो है साइंटिफिक तरीकों को पहुंचाती है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यही है, बहुत सारी डिफरेंट जैसे प्रोजेक्ट्स हो गए, या जैसे एटीएम में होगी, तो एटीएम में एजेंसी भी जो है यहाँ पर एक्सटेंशन का काम करती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें देखिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के बारे में, तो ये आप यहाँ से समझ सकते हैं कंप्लीट कि जो गवर्निंग बॉडी है इसकी, यानी कि किसके द्वारा जो है रेगुलेट किए जाते हैं केवीके, या किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, बहुत सारे सवाल हमारे यहाँ पर बनते हैं इससे। तो आईसीएआर जो है यहाँ पर अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन बनती है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आती है। तो मोस्ट गवर्निंग बॉडी कौन होगी, आईसीएआर होगी। ठीक है, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके अलावा देखिए यहाँ पर 11 यानी कि 11 जो है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इंडिया में है, जिसे अटारी इंस्टीट्यूट कहा जाता है। इन अटारी इंस्टीट्यूशन का काम क्या होता है भाई, कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर केवीके रीजनली, यानी कि ये जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो 11 डिफरेंट अटारी इंस्टीट्यूशन है, ये अलग अलग एरिया में जो केवीकेज रहते हैं वो इनके अंडर आते हैं। अब ये क्या काम करेगा वहां पर, ये काम करेंगे वहां पर मॉनिटरिंग का, या अगर आईसीएआर से कुछ हेल्प लेनी हो तो पहले कांटेक्ट किसके साथ किया जाएगा, अटारी के साथ किया जाएगा, केवीके के द्वारा। ठीक है, तो ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि केवीके की देखरेख करने वाली कि केवीके सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये देखरेख और मॉनिटरिंग का काम किसका होता है, अटारी इंस्टीट्यूशंस का होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है होस्ट इंस्टीट्यूशन हमारे पास। ठीक है, होस्ट इंस्टीट्यूशन में कोई स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो सकती है, वो आईसीआर के केवीके रिलेटेड जो है काम कर सकते हैं, यानी कि जो केवीके हैं वो एसएयू के अंदर भी काम कर सकते हैं, और इसके अलावा देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत भी वो काम कर सकते हैं। ठीक है, और कोई अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हुआ उसके अंतर्गत भी काम कर सकते हैं, कोई एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंतर्गत भी काम कर सकते हैं। और भारत में भी इन सभी बॉडीज के अंतर्गत कोई ना कोई केवीके जो है यहाँ पर रन होते हैं। कंप्लीट लिस्ट हम लास्ट में देखेंगे कंप्लीटली कि किस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कितने कितने केवीके इंडिया में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा, काफी इंपॉर्टेंट जो है होने वाली है। इसके बाद देखिए कृषि विज्ञान केंद्र आते हैं। होस्ट इंस्टीट्यूशन के बाद क्या हो गया आपका, कृषि विज्ञान केंद्र हो गया, जो मेजर क्या करेगा, प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का जिनका काम रहेगा। इसके बाद आते हैं केवीके में काम करने वाली जो कंप्लीट टीम रहती है, जिसमें हेड की अगर हम बात करें तो कौन होते हैं भाई, सीनियर साइंटिस्ट, या इसके अलावा जो है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो है हेड रहते हैं केवीके में। और इनके अंतर्गत फिर कौन काम करते हैं, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, यानी कि जिसे हम एसएमएस कहते हैं। ठीक है, ये जो है इसके अंतर्गत काम करते हैं। और जो ये एसएमएस रहते हैं ये पर्टिकुलर किसी ना किसी सब्जेक्ट में जो है क्या रहते हैं, स्पेशलिस्ट रहते हैं, इसलिए इन्हें सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। और ये डिफरेंट डिसिप्लिन्स के हो सकते हैं, जैसे कि ये आपका क्रॉप साइंस रिलेटेड हो सकते हैं, हॉर्टिकल्चर के हो सकते हैं अच्छे जानकार विशेषज्ञ, या इसके अलावा सॉइल साइंस हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया, होम साइंस हो गया, एक्सटेंशन हो गया, या इसके अलावा फिर अदर टेक्निकल स्टाफ जो है यहाँ पर रहता है। तो ये कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जो है चलता है। ठीक है, केवीके के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बात की जाए यहाँ पर बैकग्राउंड की, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, यहाँ पर अगर हम बात करें तो केवीके की शुरुआत हुई कहाँ से भाई। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि केवीके को बनाने का जो मेजर मोटिव था वो क्या था कि किसानों तक जो है जानकारी अच्छे तरीके से यहाँ पर पहुंचाई जा सके। तो इसलिए भारत में ऐसा कोई ना कोई बॉडी होनी चाहिए जो किसानों तक जो है कोई भी नई इन्वेंशन हो रही है उसकी जानकारी जो है पहुंचा सके और किसान उसको अडॉप्ट कर सके। तो इसका जो ओरिजिन हुआ वो हुआ एजुकेशन कमीशन 1964-66 के टाइम से। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले रिकमेंडेशन हुई कि ऐसा कोई ना कोई वोकेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो एग्रीकल्चरल और एग्रीकल्चर के जो एलिड सेक्टर्स रहते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया या एग्रीकल्चर के जो एलिड सेक्टर रहते हैं उनकी जानकारी जो है एक तरह से पहुंचा सके किस तक, जो इस सेक्टर्स में इन्वॉल्व रहते हैं, उससे रिलेटेड जो लेटेस्ट जानकारी हो गई, नई तकनीकें होंगी, उनको जो है फार्मर तक पहुंचाया जाए। ठीक है, और यहाँ पर मेजर ये भी रखा गया, एजुकेशन कमीशन के अंतर्गत ये भी देखा गया कि यहाँ पर जो है ज्यादा जो फोकस है किसानों के साथ साथ किस पे होना चाहिए भी, रूरल यूथ पे भी जो है यहाँ पर फोकस होना चाहिए। ठीक है, किस पे होना चाहिए, रूरल यूथ तक जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर और इसके अलावा जो ये जानकारी है अदर एलिड सेक्टर्स के एग्रीकल्चर के, वो जो है वोकेशनल तौर पे जो है पहुंचाई जानी चाहिए, यानी कि इसके लिए वोकेशनल कोर्सेज जो है चलाए जाने चाहिए। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो है एग्रीकल्चर फिर बहुत सारी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जो है एग्रीकल्चर फिर फैलता गया। ठीक है,
फिर देखिए यहाँ पर बात करें हम प्रपोज नेम जो यानी कि यहाँ पर जो नाम इन्होंने सोचा था, एजुकेशन कमीशन ने जो नाम सोचा था वो सोचा था एग्रीकल्चरल पॉलिटेक्निक्स के नाम से जो है पढ़ाया जाए भी सब्जेक्ट। ठीक है, जो रूरल यूथ हैं उनको जो है एग्रीकल्चरल पॉलिटेक्निक्स के नाम से एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाए जिसमें एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के एलिड सेक्टर के बारे में बताया जाए। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या हुआ यहाँ पर आईसीएआर के द्वारा फिर ये कंसेप्ट आया। ठीक है, जब आईसीएआर के पास ये बात पहुंची तो इन्होंने जो है अपना अलग से क्या करना चाहा, यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र, इसी आइडिया के आधार पे जो है इन्होंने, ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र जो है एस्टेब्लिश किए, जहां पर मेजरली वोकेशनल ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड की जाती थी। किसको? मेजरली। ठीक है, स्टार्टिंग में जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी सिर्फ और सिर्फ वो लिमिटेड थी, जैसे फार्मर्स हो गए, ठीक है, फार्मर को प्रैक्टिकल तौर पे सिखाया जाता था, या स्कूल ड्रॉप आउट जो हो गए उन तक जो है जानकारी पहुंचानी है जो स्कूल छोड़ चुके हैं। ठीक है, पुराने टाइम पे ये होता था इस तरह से। और फील्ड लेवल एक्सटेंशन वर्कर्स जो हैं उन तक जो है सटीक जानकारी पहुंचानी है ताकि जो इंप्रूवमेंट है एग्रीकल्चरल सेक्टर में वो की जा सके। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर क्या हुआ, यहाँ पर इनिशियल प्लानिंग एंड कमिटी फॉर्मेशन हुई भाई। फिर ठीक है, क्या हुआ, कमिटी बनाएगी, यानी आईसीएआर ने एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई एग्रीकल्चरल एजुकेशन पे 1973 में। ठीक है, 1973 में बनाई, जहां पर जो है डिक्लेयर किया गया केवीके को। ठीक है, केवीके वहां पर डिक्लेयर किया गया, और यहाँ पर क्या लिखा गया देखिए, यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि डिक्लेयर्ड केवीके अ नेशनली इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव टू एनहांस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ फार्मर्स। यानी कि जैसे हमने यहाँ पर देखा कि एजुकेशन कमीशन से होकर के, आईसीएआर से होकर के जो है यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र की पहल होने लगी, और फिर इसको और ज्यादा सीरियसली लिया गया और स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर एजुकेशन 1973 में जो है इसको और ज्यादा क्या कर दिया गया, आगे लाया गया, और इसको जो है बढ़ावा दिया गया, और डिक्लेयर किया गया कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर क्या करना चाह रहे हैं भाई, अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पर प्रॉपर जानकारी अगर देना चाह रहे हैं, किसानों तक जो है सटीक जानकारी पहुंचाना चाह रहे हैं, तो ये केवीके जो है काफी अच्छा इनिशिएटिव जो है यहाँ पर हमारे लिए है। ठीक है, जिससे जो सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है फार्मर की वो हो पाएगी, उनकी सोशलिटी भी जो है अच्छी हो पाएगी, और साथ साथ उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, आर्थिकी भी जो है उनमें, उसमें भी जो है सुधार आएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर केवीके को प्रमोट किया गया। ठीक है, एक तो इनकम प्रमोट, ताकि इनकम जो है किसानों की बढ़ सके, दूसरा देखा जाए तो जो है सोशली भी किसान क्या हो भाई, उनकी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, ठीक है, उनके घर बार अच्छे हो इसलिए, और इसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सके, ये मेजर मोटिव के साथ जो है डिक्लेयर किया गया केवीके को। फिर देखिए कमेटी के जो हेड थे वो भी ध्यान रखना आपने, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। ठीक है, जो 1973 में ये कमेटी बनाई गई थी, इसके हेड थे, और इन्होंने ही कंप्लीट जो है रिपोर्ट तैयार की, एक कंप्लीट प्लान तैयार किया कि क्या क्या केवीके के अंतर्गत क्या क्या काम रखे जाने चाहिए, कौन कौन पर्सन रखे जाने चाहिए, और कैसे जो हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो सारी जानकारी जो है एक रिपोर्ट के माध्यम से इनके द्वारा तैयार की गई और गवर्नमेंट को सबमिट की गई। और इसके बाद फिर सबसे पहला केवीके जो है एस्टेब्लिश किया गया, पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो है यहाँ पर खोला गया 1974 में। ठीक है, 1974 में खोला गया। जगह कौन सी थी भाई? तमिलनाडु का पुडुचेरी, या जिसे हम जो है पौंडीचेरी भी कहते हैं। ठीक है, इस रीजन में सबसे पहला केवीके खोला गया, और ये केवीके का जो हेड इंस्टीट्यूशन था, यानी कि किसके अंतर्गत ये काम कर रहा था, तो जो होस्ट इंस्टीट्यूशन था यहाँ पर वो था तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कोयम्बटूर में लोकेटेड है। यानी कि इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो है सबसे पहले पुडुचेरी यानी पौंडीचेरी में 1974 में पहला केवीके जो है इनॉग्रेट किया गया, खोला गया। और किस टाइप का ये था? ये था भाई एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, कैसा था ये? पायलट प्रोजेक्ट था, यानी कि पायलट प्रोजेक्ट एक तरह के ट्रायल प्रोजेक्ट रहते हैं, जो अगर सक्सेसफुल हो गए या उन्होंने अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग गोल अचीव कर लिया, तब जाकर के उनको फिर जो है फैलाया जाता है। तो शुरुआत हुई यहाँ पर पौंडीचेरी से, और उसके बाद जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले यहाँ पर आया, फिर जो है पूरे देश में अलग अलग केवीके यहाँ पर जो है खोले गए। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए कंप्लीट यहाँ पर जो है जानकारी इसकी मेंशन की गई है कि कब जो है कितने केवीके यहाँ पर ओपन किए गए। ठीक है, और बढ़ते बढ़ते नंबर जो है उनका आज कहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए सबसे पहले 5th 5 ईयर प्लान यानी कि 1974 में जब पहला केवीके खोला गया, ठीक है, उसके बाद 1974 टू 1979 तक कितने भाई? 18 केवीके, ठीक है, 18 केवीके जो है एस्टेब्लिश किए गए। इसके बाद 1979 में जो है यहाँ पर 12 और केवीके यानी कि 12 और केवीके यहाँ पर जो है एस्टेब्लिश किए गए। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए टोटल नंबर ऑफ केवीके जो आपका 5th 5 ईयर प्लान में था, ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में था, वो था आपका कितने? 30 थे। ठीक है, 30 केवीके बना दिए गए थे। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेस फंड का भी यहाँ पर यूटिलाइजेशन की गई थी इन चीजों के लिए। ठीक है, और प्रॉपर इसकी एस्टेब्लिशमेंट के लिए। फिर देखिए एक तरह से जो
इंटरिम पीरियड था 1981 से लेकर के 83 तक का, तो इस दौरान भी जो है यहाँ पर 14 केवी के जो है सैंक्शन किए गए, ठीक है। ये भी एपी सेस फंड के थ्रू जो है यहाँ पर एक तरह से इसका भी प्रस्ताव रखा गया, और सिक्स्थ प्लान में जो है इसको क्या मिला, फिर छठा जो पंचवर्षीय योजना थी उस समय इसको अप्रूवल मिल गया, ठीक है। और फिर कितने बन गए यहाँ पर 44 केवी के बन गए। इसके बाद नेक्स्ट आया देखिए छठी पंचवर्षीय योजना 1980 और 1985 तक, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात कर देखिए हाई लेवल इवेल्युएशन कमेटी जो है 1984 में यहाँ पर बनाई गई, और जिसने फिर ये डिसाइड किया कि अभी जो है केवीके को और ज्यादा फैलाया जाना चाहिए, भाई ये नंबर जो है सफिशिएंट नहीं है पूरी कंट्री के लिए, अभी केवीके को और ज्यादा फैलाया जाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर इसको और ज्यादा एक्सपेंड करने की जो है यहाँ पर भी डिमांड रखी गई, यहाँ पर भी जो है प्रस्ताव रखा गया, और फिर इसके बाद 44 न्यू केवीके जो है यहाँ पर अप्रूव किए गए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। कुल मिलाकर के कितने हो गए भाई 89 केवीके जो है अभी तक यहाँ पर फंक्शनल हो चुके थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो 7th 5 ईयर प्लान आया 1985 टू 90 तक, ठीक है, 1990 तक, इसमें फिर नए 20 और केवीके जोड़े गए, कितने हो गए 109 केवीके हो गए। इसके बाद 8th 5 ईयर प्लान के ड्यूरिंग यानी 1992 से 97 तक यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्लानिंग कमीशन ने 78 और केवीके 78 और केवीके अप्रूव किए, और इसके अलावा जो है यहाँ पर 74 सैंक्शन किए गए 1992 और 93 में, ठीक है, सैंक्शन किए गए, अप्रूव नहीं किए गए तो उस वक्त। तो टोटल यहाँ पर देखा जाए कितने हो गए भाई पूरे के पूरे 261 केवीके यहाँ पर हमारे पास इसके सैंक्शन के अप्रूवल के बाद तैयार हो गए, ठीक है। कितने हो गए 261 टोटल। इसके बाद देखिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 97 टू 2002 तक, ठीक है, यहाँ पर जो है 29 और केवीके यहाँ पर ऐड किए गए, टोटल हो गए फिर 290 केवीके। ये जो है ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर, ये जो है अलग अलग एरिया में यहाँ पर फैल रहे हैं, भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है ये बनाए जा रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो हमने पहले देखा कि 11 अटारी इंस्टीट्यूशन जो करंट टाइम पे इंडिया में है, और उनके अंतर्गत ही जो है ये केवीके क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी उसके बारे में भी जानेंगे कि कौन सा जो पर्टिकुलर एरिया है वो उसमें कौन सा केवीके, या इसके अलावा जो है कौन सा अटारी इंस्टीट्यूशन किस केवीके को जो है होल्ड करता है, ठीक है। देखिए फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट 10th प्लान ऑनवर्ड, ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के बाद के टाइम की अगर हम बात करें तो देखिए 15 अगस्त 2005 को, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया 1 केवीके इन ईच रूरल डिस्ट्रिक्ट कि 2007 तक जो है यहाँ पर हर एक रूरल डिस्ट्रिक्ट में एक एक केवीके यहाँ पर जरूर होना चाहिए, ठीक है। जितने भी जो है जिले हैं हर एक जिले में जो है एक एक केवीके यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। और ये टारगेट फिर रखा गया भारत की सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसके बाद कंप्लीटली करंट टाइम के लिए अगर हम देखें तो 731 केवी जो है यहाँ पर करंट टाइम में इंडिया में वर्क कर रहे हैं 11 अटारी इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कंप्लीट अटारी जोन्स हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं, कितने हैं 11 अटारी जोन्स यहाँ पर है। इस तरह से देखिए यहाँ पर बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से मेंशन किया गया है कि कौन कौन से जोन में जो है यहाँ पर कितने कितने केवी के आते हैं, ठीक है, और किस राज्य में वो हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहले जो आईसीएआर का अटारी इंस्टीट्यूशन लुधियाना वाला है, पहला आता है लुधियाना इंस्टीट्यूशन ऑफ अटारी, ठीक है। इसमें अगर बात की जाए देखिए तो पंजाब रीजन को कवर करता है जिसमें 22 केवी के हैं, उत्तराखंड रीजन को भी यही कवर करता है, लुधियाना वाला जो अटारी इंस्टीट्यूशन है उसमें 13 केवी के हैं। हिमाचल प्रदेश को भी जो है लुधियाना इंस्टीट्यूशन ही कवर करता है, उसमें भी 13 केवी के हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो इसमें 20 केवी के हैं और लद्दाख के अंतर्गत जो है 4 केवी के हैं। यानी जो आपका फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है लुधियाना, इसके अंतर्गत जो है कितने हैं भाई आपके पास 72 केवी के हैं। इसके बाद देखिए आईसीआर का अटारी इंस्टीट्यूशन जोधपुर, अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, राजस्थान के 47 केवी के इसके अंतर्गत हैं, हरियाणा के 18 केवी के इसके अंतर्गत हैं, और दिल्ली का 1 केवी के इसके अंतर्गत है। कुल मिलाकर के 66 केवी के जो है हमारा जोधपुर के अंतर्गत आते हैं। फिर थर्ड आता है देखिए यहाँ पर अटारी कानपुर, इसकी अगर बात की जाए देखिए तो उत्तर प्रदेश के 89 केवी के जो है अटारी कानपुर के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अटारी इंस्टीट्यूशन ध्यान रखना है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो हमने पहले भी बात की थी, जो मॉनिटरिंग का काम करते हैं और इनके साथ कोलैबोरेटिव वे में काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बात करें आईसीआर का अटारी पटना इंस्टीट्यूशन, इसकी बात की जाए तो देखिए इसमें बिहार के 44 इंस्टीट्यूशन आते हैं केवी के आते हैं, और झारखंड के 24 केवी के इसके अंतर्गत हैं, और कुल मिलाकर के कितने हो गए 68 हो गए। तो देखिए जो भी अलग अलग स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पर अपना स्टेट जो है आप देख लीजिए और कौन से अटारी इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत जो है आते हैं और आपके स्टेट में कितने केवी के हैं, तो यहाँ पर कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी इससे, ठीक है। इसके बाद देखिए कोलकाता इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर वेस्ट बंगाल के 23,
केवी के, उड़ीसा के 33 केवी के, और इसके अलावा देखा जाए तो अंडमान और निकोबार के 3 केवी के आते हैं। कुल मिलाकर के हो गए कितने, 59 केवी के। फिर देखिए अटारी इंस्टीट्यूशन गुवाहाटी की बात की जाए, देखिए तो यहाँ पर जो है असम के 26, अरुणाचल प्रदेश के 17 और सिक्किम के 4 केवी के आते हैं। कुल मिलाकर के 47 केवी के हो गए, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास देखने को मिलता है वो कौन सा है भाई, वो है अटारी ओमियान, ठीक है। इसकी बात की जाए तो यहाँ पर त्रिपुरा के 8, नागालैंड के 11, मणिपुर के 9 और मिजोरम के 8 और मेघालय के 7 केवी के आते हैं। कुल मिलाकर के 43 केवी के हो गए। फिर बात की जाए देखिए यहाँ पर अटारी इंस्टीट्यूशन पुणे की, तो पुणे के अंतर्गत महाराष्ट्र के 50 केवी के, गुजरात के 30 केवी के और गोवा के 2 केवी के आते हैं। कुल मिलाकर के 82 केवी के यहाँ पर भी है, 82 केवी के इसके अंतर्गत है। फिर बात की जाए देखिए यहाँ पर कौन सा इंस्टीट्यूशन आता है आपके पास, जबलपुर। तो जबलपुर के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 54 केवी के और छत्तीसगढ़ के 28 केवी के आते हैं। कुल मिलाकर के 82 केवी के ये हो गए। फिर 10th जोन की बात अगर हम करें देखिए तो ये है आपका हैदराबाद जोन। इसके अंतर्गत जो है आंध्र प्रदेश के 24 केवी के, तेलंगाना में जो है 16, तमिलनाडु में 32 और पौंडीचेरी में यहाँ पर देखा जाए तो 3 केवी के हैं। कुल मिलाकर के 75 केवी के यहाँ पर रहते हैं। और जो फाइनल अटारी इंस्टीट्यूशन है कौन सा, वो है बेंगलुरु का, जिसमें जो है कर्नाटका कवर होता है। कर्नाटका के 33 केवी को ये मॉनिटर करता है, केरला के 14 केवी के इसके अंतर्गत आते हैं और लक्षद्वीप का 1 केवी के इसके अंतर्गत आता है। और कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो 48 केवी के जो है आपके 11th बेंगलुरु अटारी इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत है। और इसके अलावा अगर ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो जैसे मैंने पहले भी बताया आपको 731 केवी के जो है एक्टिवली इंडिया में करंट टाइम में यहाँ पर काम कर रहे हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस शॉर्ट टेबल के माध्यम से कंप्लीटली हमें यहाँ पर ये जानकारी मिल जाएगी कि सिर्फ और सिर्फ आईसीएआर अपने आप ही नहीं, बहुत सारे जो है यहाँ पर परमिटेड ऐसे इंस्टीट्यूट है जिनको ये जो है परमिशन प्रोवाइड है या जिनके पास एक तरह की अथॉरिटी है कि उनके अंतर्गत जो है केवी के काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो देखिए स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो योगदान है सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है 487 केवी के, 487 केवी के सिर्फ और सिर्फ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हैं। जो कुल मिलाकर के 731 है ना, उसमें से 487 किसके अंतर्गत आते हैं, ये स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। फिर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो है भारत में 22 केवी के काम करते हैं। आईसीएआर के जो अदर इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंतर्गत जो है यहाँ पर 66 जो अदर रिसर्च इंस्टीट्यूट या स्टेशंस हैं उनके अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओ की बात करें तो 101 केवी के जो है एनजीओ के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इसके बाद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, जो पीएसयूज रहते हैं जहां पर जो है कुछ गवर्नमेंट का भी शेयर रहता है और थोड़ा प्राइवेट शेयर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि लगभग जो है 51% का शेयर यहाँ पर गवर्नमेंट के पास रहता है। तो इसकी बात की जाए तो आपका 2 केवी के जो है यहाँ पर पीएसयूज के अंतर्गत है। फिर देखिए स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत, राज्य सरकार के अंतर्गत जो है यहाँ पर अलग अलग स्टेट में 38 हमें केवी के देखने को मिलते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, ठीक है, एक तो हो गया सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, एक हो गई जो नॉर्मल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज रहती हैं जो एग्रीकल्चरल नहीं है, ठीक है, उसमें 3 केवी के। इसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो है 7 केवी के, और इसके अलावा जो अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके अंतर्गत भी 5 केवी के आते हैं। और कुल मिलाकर के कितने हो गए, 731 यानी कि 731 केवी के जो है करंट टाइम में भारत में एक्टिवली काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हमने यहाँ पर केवीके के बारे में यानी कि जो आईसीआर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो है कहलाता है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी जो है यहाँ पर हमने ली। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक जो है आपने सो एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो है आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट जो है आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा जो है हेल्पफुल रही होगी। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।